नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुशीला कार्की बनी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन में ली पीएम पद की शपथ। विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा भारत की संस्कृति और चेतना का उद्घोष बनेगा ज्ञान भारतम मिशन। 13, 14, 15 तक पीएम मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर। शपथ ग्रहण के बाद सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सभापति का संभाला कार्यभार। सबसे बड़ी रक्षा डील की तैयारी में भारत सरकार, देश को मिल सकते हैं 114 मेक इन इंडिया राफेल। भूपेंद्र पटेल सरकार ने पूरे किए 4 साल, औद्योगिक विकास की नीति से निर्धारण तक गुजरात में विकास की नई रफ्तार। आप देख रहे हैं के खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 11वीं की कक्षा में पढ़ती थी। परिजनों ने अरमान खान के एक युवक पर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युवक पिछले 3 साल से छात्रा के साथ रिलेशनशिप में था और उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह छात्रा को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करता था और मंदिर जाने से रोकता था। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली और आगे की जाँच कर रही है। यह घटना कथित तौर पर लव जिहाद का मामला मानी जा रही है। बहन का जो कुछ उसका हुआ है देहांत, उसके वजह से कुछ उसका कारण अरमान है और उसी के वजह से लब्जा हुआ था, तो उसी के वजह से वो फंसा लिया था, तो मेरी बहन का जान ले लिया। और कोई लड़का उसको कुछ छेड़छाड़ करता था। वो कभी पठान लड़का है कह के मेरा लड़की को वो दबा डालते। लड़का को तो मैं अच्छा से नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उसका नाम अरमान कहा के बोलते हैं। मैं को तो मैं नहीं देखा हूँ। तो पूरा डाउट है उसी लड़का के कारण मेरा लड़की फांसी लग के मर गया। और मोर बेटी है अरमान खान की वजह से वो फांसी लटक के मर गई। तो ओकर पीछे पीछे लगे रही, कुछ करत रही। तो ही जे दिन फांसी लटकी ते दिन वो कुछ बात करिस लगी मोला। मैं तो देखे रही, लेकिन मतलब पहचानो नहीं आदमी ला। जिस प्रकार मुझे जानकारी मिली है कि उदयपुर के अरमान खान के द्वारा इस लड़की को बार बार, सुमन नाम की लड़की है जिसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था, उसको मजबूर किया जाता था। वो लड़की इसको नहीं चाहती थी, एक तरफा वो करता था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बार बार कभी गणेश पूजा के समय हाथ पकड़ के खींच लेता था। ऐसे इनके पिताजी के द्वारा मुझे जानकारी मिली और ये बहुत बड़ी ये लव जिहाद का एक कारण है। बेमित्र में गौ सेवकों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर सिंगौड़ी चौक पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके बाद उन्होंने शहर के एक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के जब बाहर नहीं आए तो गौ सेवक नाराज हो गए और उन्होंने रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम लगभग 4 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारी शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश के गौ सेवा के पदाधिकारी और दंडी स्वामी हिंदू संगठन कर रहे थे। नहीं हुआ है। आज स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के नेतृत्व में गौ सेवकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने गोवंश को राज्य माता का दर्जा देने के लिए ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। प्रशासन की ओर से सहयोग बस इतना है कि यहाँ के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञात होने के बाद भी कि एक साथ 500 से अधिक गौ सैनिक आए हैं इच्छा मृत्यु की मांग करने, क्योंकि वो थक चुके हैं, क्योंकि वो अपनी पीड़ा से वाकई में हार चुके हैं कि हम गौ माता की राज्य माता बनाने के लिए हमने हर मांग की।
खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राधाकृष्णन जी का नेतृत्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और संवैधानिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने राधाकृष्णन के सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव को देश के विकास में सहायक बताते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में बीते कई महीनों से एक हाथी मौजूद है, जो पिछले 3 दिनों से अपने झुंड से अलग होकर करमडिया जंगल में घूम रहे। इस हाथी ने जंगल से निकलकर 3-4 किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यह हाथी मुख्य रूप से धान और मक्के की फसलों को बर्बाद कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाथी का रुख अब करमडिया जंगल से वाड्रफ नगर भगवानपुर की ओर है। वही वन विभाग की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए और ग्रामीणों को सतर्क रहने की वन विभाग की तरफ से सलाह दी गई है। मक्या के खात मार के निकल। दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 530 संविदा कर्मचारी 26 दिन भी हड़ताल पर रहे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सभी ने सामूहिक अवसाद लेकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के आदेश रद्द करने और नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया। संगठन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो प्रदेश भर में 45,000 संविदा कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। आज सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा साथियों ने भी अवकाश लिया था और आज रैली के माध्यम से जो एनएचएम संगठन की जो जायज मांगे उनको पूरा करने का हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें 10 सूत्रीय मांगे हैं। साथ ही साथ नियमितीकरण, हर संविदा कर्मचारी नियमित होना चाहता है और नियमितीकरण का मुद्दा जो मोदी की गारंटी में भी शामिल है, तो वह आज तक अधूरी क्यों है। खबर सूरजपुर से, जहां भैयातान क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंद्रमेड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की हालत बेहद खराब हो चुकी है। छत का प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में सीलन आती है और पानी टपकने से बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण रोजाना दर्जनों छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को भवन की मरम्मत या वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर केंद्र संचालन की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में चिंता का माहौल है। मामला ये है कि आंगनवाड़ी एक चंद्रमेढ़ा क्षेत्र में भवन है जो भैयाथान विकास खंड के अंतर्गत आता है, जिला सूरजपुर। और चूंकि वो लंबे समय से आज 25-30 साल हो गया बने हुए और पानी टपक रहा है, उसमें जर्जर स्थिति है, क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटे छोटे बच्चे लोग प्रतिदिन उसमें जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आंगनवाड़ी में जा रहे हैं। बालोद जिला के दिल्ली राजहरा पार्षद में पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई को लेकर राजहरा व्यापारी संघ ने मोर्चा खोल दिया। गणेश विसर्जन झांकी के दौरान पार्षद विशाल मोटवानी के खिलाफ पुलिस ने अपराध कायम किया। पुलिस का आरोप है कि पार्षद ने एक एसआई का कलर पकड़कर उन्हें धक्का दिया है, जबकि राजहरा व्यापारी संघ द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि पार्षद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद भी पुलिस ने उन पर अपराध कायम का मुकदमा दायर कर दी। इसी बात को लेकर राजहरा व्यापारी संघ ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। थाना दिल्ली में गणेश हमारे ड्यूटी में तैनात एएसआई के साथ यहाँ पे यहाँ का वार्ड पार्षद विशाल मोटवानी के द्वारा कॉलर पकड़कर धक्का दिया गया, साथ ही उसके साथ गाली गलौज किया गया, जिस पर पुलिस थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विशाल मोटवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली राजहरा में 10 तारीख को विशाल भाई की ओर से सामूहिक एक साथ विसर्जन करने के लिए सभी समितियों को मनाया गया। राजहरा थाने में बैठक हुई जिसमें 12 बजे तक का समय दिया। यह भी कहा गया कि 15-20 मिनट ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पूरा कार्यक्रम चौक में सबका सम्मान किया गया। लाइन से बहुत ही विशाल जनसमूह था, उसके साथ सब विसर्जन के लिए समितियाँ अपने झांकी के साथ निकली। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम नायाब सिंह सैनी ने बैठक हाई पावर पर्चे कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर सीएम की तरफ से चर्चा की गई। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चडूरी ने अपना विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 2025 के 40% बकाया मुआवजे से बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी और क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे की मांग यूनियन के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। यदि सरकार 15 दिन में मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भले हमें लाठी डंडों से पीट दिया जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे थी 6 साल। नंबर 1, 2024-25 में जो ओला पड़ा था, 40% किसानों का मुआवजा ही नहीं आया। इस बारे में मीटिंग हो रही थी, चेतावनी लेटर दे दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मजबूरी में भारतीय किसान यूनियन चडूरी और रेवाड़ी जिले के किसान मजदूर आए, हम ताला लेकर आए थे, गेट के अंदर बंद कर दिया। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को नहीं दिया, एसडीएम साहब से गए, जो भी हमारी मांगे थी उन्होंने 15 दिन का हमको आश्वासन दिया है। अगर 15 दिन में हमारे 2024 के मुआवजे के पैसे, क्षतिपूर्तन जो पोर्टल खोल रहा है सब गाँव का खोलना, 2023 के भावांतर के पैसे, जो भी हमारी मांगे हैं, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई, आज भी एसडीएम साहब ने जो हमने 15 दिन का वादा दिया है, अगर वो 15 दिन में हम आपकी मांगे पूरी करें। हमारा 24 लोगों पड़ा फरवरी 25 फरवरी, वो 12 का पैसा सबका कहीं का भी ना है और 100% नुकसान पेवर सबका गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बरसात से हुए भारी नुकसान का मुख्य कारण ड्रेन्स की सफाई ना होना है। हुड्डा ने सरकार द्वारा फसलों के नुकसान पर तय मुआवजे को किसानों के साथ मजाक बताते हुए 70,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल को किसानों के जटिल और परेशान करने वाला बताया। साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव के समय लाखों राशन कार्ड बनवाकर वोट तो लिए गए, जो बाद में कार्ड भी दिए गए। हुड्डा ने प्रधानमंत्री से हरियाणा आने की मांग करते हुए राज्य को बाढ़ग्रस्त घोषित करने और विशेष राहत पैकेज देने की अपील की है। रेवाड़ी में जननायक जनता पार्टी ने नायाब सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। जिला अध्यक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं और जन सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। साथ ही चेताया है कि जेजेपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करेगी। इसी दौरान जेजेपी ने रेवाड़ी जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की। बनाया भी जाता है। अभी हमारे जो प्रदेश की कार्यकारिणी विस्तार हो रही है, प्रदेश में संगठन का जो विस्तार हो रहा है, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप लोग समय निकाल के यहाँ पहुंचे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिले की कार्यकारिणी है उसकी घोषणा करने के लिए आप लोग सब यहाँ बुलाए हैं। तो ये एक है कुछ सरकार की जो नीतियां हैं। खबर अंबाला से है, जहां कुरुक्षेत्र में हाल ही में हुए वारदात के मद्देनजर अंबाला शहर में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। एसपी अंबाला के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में कॉलेज क्षेत्र सहित कई संवेदनशील इलाकों का गहन जांच की जा रही है। बुलेट, मोटरसाइकिलों और पटाखे बजाने वालों पर चालान किए गए और काले शीशे वाली गाड़ियों को बिना नंबर प्लेट वालों को चेतावनी भी दी गई। वही पुलिस ने हर बिंदु पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए ताकि कोई चूक ना हो सके। आपको बता दें, अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।
खबर रेवाड़ी से, जहां गुरुग्राम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ चल रही तल्खी पर कैबिनेट मंत्री राव नरसिंह ने खुलकर बात की है। वह आज रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में जाट सामाजिक प्रतिक्रिया जागृति का विमोचन कर रहे थे। राव नरसिंह ने कहा है कि उनका और राव इंद्रजीत सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत बड़े आदमी हैं और देश के नेता हैं, देश के मंत्री। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी तय करेगी मेयर और डिप्टी मेयर में कौन बनेगा, क्योंकि भाजपा में न राव कुछ है, ना ही नरवीर कुछ है। खबर पटियाला से, जहां पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखाड़ा और प्रेम सिंह चंदू माजड़ा ने आज पंदाड़ा का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। चंदू माजड़ा ने आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मौजूदा नीतियां किसानों के हित में नहीं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को विफल बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की। इस मौके पर पाइनएग्रो के पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह रखड़ा, डीडीओ करम सिंह, अशोक मोगदिल आदि मौजूद रहे। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਗਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 25% ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मोगा पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी। इसी कड़ी में थाना धर्मकोट के अंतर्गत आने वाले गांव बाजे का एक किसान की बेटी कनाडा भेजने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सुख गिल को गिरफ्तार किया गया है। ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮਾਲਕ ਫਤਿਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 230 ਮਿਤੀ 27/8/25 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 IPC ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12/9/25 ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। पटियाला के अनारदाना चौक के पास स्कूल नंबर 32 के बाहर लगे एक जर्जर बिजली के खंभे को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष देखने को मिला। ये खंभा पूरी तरह से टूट फूट चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिससे स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। निवासियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह खंभा सीधे तौर पर बिजली बोर्ड कार्यालय के सामने स्थित है, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि एक तरफ नगर निगम विकास के बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहरवासियों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर खंभे को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी करेंगे। सर ये ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 32 kV ਦੀ ਪਰ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 3 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ 32 ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੰਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਆਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਰ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾ ਜੇਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। साहिबगंज में हुई गोलाबारी के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज जयंती गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर राजकुमार यादव उर्फ बगलू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने
मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल मृतक के परिजन डरे हुए हैं और घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। खबर रांची से, जहां मांडर राजकीयकृत उच्च विद्यालय सरोई में हाल ही में एक शिक्षक अभिभावक का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था, छात्रों के भविष्य पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था। बैठक में विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षाओं, छात्रों की नियमित उपस्थिति, स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता और पोषण संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अहम जानकारी आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां युवक ने मारी युवती को गोली। वही घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। इतने में यह आरोपी नहीं रुका, युवक कट्टे के साथ युवती की लाश के पास बैठा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस आरोपी को, हत्यारे को पुलिस खींचते हुए ले जा रही है। युवक ने पुलिस पर तानी बंदूक, खुद को मारने की दी धमकी। पुलिस और पब्लिक ने युवक की जमकर, आरोपी की जमकर पिटाई की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रूप सिंह स्टेडियम के पास का यह मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर में सरेआम युवक ने युवती को मारी गोली और बंदूक लेकर युवती की लाश के पास बैठा रहा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर के संजय गांधी कैंट क्षेत्र में दशहरा समारोह एवं मूर्ति विसर्जन के दौरान मुख्य मार्ग को बंद किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नवीन दुर्गा उत्सव समिति द्वारा पंडाल लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने की शिकायत अन्य समितियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज कराई और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विसर्जन के समय यातायात बाधित होता है, जिससे अन्य दुर्गा उत्सव समितियों को चल रहे समारोह और प्रतिमा विसर्जन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत 4 वर्षों से शांतिपूर्वक वार्ता के बावजूद पंडाल हटाने की मांग अनसुनी की जा रही। इस बार भी 10 दिन बाद भी मार्ग नहीं खोला गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विगत कई वर्षों से हम लोगों को चल समारोह निकालने में इतनी तकलीफ है कि जिसका हिसाब नहीं। हमारे आगे एक नवीन दुर्गा उत्सव समिति है, जिनका मानना है कि हम 15-20 दिन तक हम अपना पंडाल हटाएंगे ही, जब तक हमारा भंडारा नहीं हो जाए। उनके कई कार्यक्रम रहते हैं। भाई आप, हमारा कहना है आप मुख्य मार्ग को छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ 2 प्रतिमाएं रखती, हम लोग पीछे की तरफ रहते हैं और हम लोगों को एक आगे हम लोग तो मूर्ति गणेश दुर्गोत्सव समिति के सभी सदस्य लोग हैं और हमारे आगे एक नवीन दुर्गोत्सव समिति एक दुर्गा जी रखते हैं। उन लोग 5 दिन पहले से 5 दिन बाद तक, विसर्जन के 5-7 दिन बाद तक पंडाल नहीं खोलते, कि उससे कि वहाँ से आवागमन में सभी को एक मुख्य मार्ग हमारे इधर का। सीहोर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को 1 महीने में 2 बिल मिलने और बिलों में भारी बढ़ोतरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। पहले जहां बिल 200 से 300 तक आते थे, अब 2000 से 3000 तक पहुंच रहे। इसी समस्या को लेकर आज कई उपभोक्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो स्मार्ट मीटरों को आग लगा दी जाएगी। वहीं डिप्टी कलेक्टर स्वाति मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि जल्द मामले की जाँच की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। सहमति नहीं मिलती है तो हम सारे लोग, पूरे वार्ड के लोग मिलकर पूरे मीटरों में आग लगा देंगे। एक ज्ञापन आज ग्रामवासियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जो कलेक्टर महोदय को संबोधित है। उसमें स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से जाँच करवाई जाकर उचित निराकरण किया जाए। बिल
से बहुत परेशान। एक एक महीने में 3-3, 6-6 हज़ार का बिल आ रहा है। 15-15 हज़ार हमारे ऊपर वो जुर्माना आ रहा है। कहाँ से भरेंगे हम गरीब लोग? अच्छा, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कहाँ से आया, कौन से वार्ड से आया? 12 नंबर मीटर सर अभी लगे 2-3 महीने से परेशान हो गए हम। नाम है दुर्गा कॉलोनी। हम सभी लोग 12 नंबर और 14 नंबर वार्ड के निवासी हैं। आज हम कलेक्ट्रेट में बिजली विभाग के जो स्मार्ट मीटर है उनके विरोध में हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं सभी लोग। स्मार्ट मीटर किस प्रकार का स्मार्ट मीटर? आने वाले कुछ समय जब हम 2 से 3 महीने पहले ये लोग हम जब इकट्ठे हुए हैं 200-300 रुपये बिल अधिकतम था। 400 रुपये 500 रुपये तक भी हम भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आज मीटर 3-3 हज़ार रुपये बिल दे रहा है हमें। सीहोर जिले में सहकारिता समिति के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। हड़ताल के 5वें दिन कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। 8 से 24 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदेशव्यापी हड़ताल में सीहोर के सभी समिति प्रबंधक और कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 60% कर्मचारियों का जिला बैंकों में तत्काल चयन और 54,000 प्रति विक्रेता का लांबित भुगतान शामिल है, जो अब तक केवल 18 जिलों में ही हो पाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास या विंध्याचल भवन का घेराव किया जाएगा। समर्थन के कारण हमें हानि हो रही है। हमारे जो टैक्स के कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में 55,000 कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजना संचालित है। लगभग पूरे प्रदेश में 4,523 सहकारी संस्थाएं हैं। लगभग 22,000 उचित मूल्य की दुकानें, जिसमें 55,000 कर्मचारी हमारा संचालित करते हैं। शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाने के उपरांत भी वो अल्प वेतन कराना चाहते हैं। शासन 2023 से ने आंदोलन किया। रतलाम जिले में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों और यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने आज जोरदार आंदोलन किया। कृषि उपज मंडी से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों किसान पहुंचे और धरना देकर अपनी मांगे रखी। आंदोलन में करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और खाद्य संकट का त्वरित समाधान किया जाए। हम सब मिलके जो अतिवृष्टि की वजह से हमारी फसलें खराब हो गई हैं, भी हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है, उसके संबंध में हम सब मिलके यहाँ किसान साथी ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री जी के नाम पे। वैसे आज हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है हमारे जिले में, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसानों के दुख दर्द को समझें और जो फसलें नष्ट हुई आप खुद जाके देखें। और जो हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं 11,000 रुपये बीघे की, 11,000 रुपये बीघे हमें जल्द से जल्द बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए। छिंदवाड़ा जिले में चंदन गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और एक महिला पर कार चढ़ा दी गई, जान से मारने की कोशिश कर दी गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। खबर रतलाम से, जहां प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद जहां एक तरफ किसानों की फसल खराब हो गई तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव खराब हुई सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम यादव सैलाना में खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे और यहां उन्होंने प्रभावित किसानों के साथ खेत में जाकर फसलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को फसल मुआवजे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खरिया गांव में आया हूं और जहां मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे नेताओं के साथ किसानों से भी बात की। करिया गांव, आबा गांव, जो जो गांव है, हमने कहा कि किसी भी स्थान पर अगर ये बात मुझे बताई गई कि सैलाना में 75% से ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश होने के कारण से स्वाभाविक रूप से कई जगह फसल पानी के कारण से गल गई है। तो जहां फसल का नुकसान हुआ वहाँ सर्वे करा के प्राकृतिक आपदा के दृष्टि से उन सबको इनकी हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार साथ खड़ी है।
भिंड सिटी कोतवाली पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी का और उसके भाई के साथ मिलकर की गई वारदात के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी की 32 बोर की लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद की गई। ये बड़ी कार्रवाई दबंग थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह सेंगर के नेतृत्व में की गई। आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर पहले एक कुल्फी व्यापारी और उसके दोस्तों पर हमला किया और फिर उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ली थी। डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत कंजरिया के गोपालपुर में दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में हो रहे घपलों और गड़बड़ियों की लिखित शिकायत ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी। इस पर खबर को के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जांच टीम गोपालपुर पहुंचकर शिकायतों के आधार पर जांच करने के पहुंचे। नवाब तहसीलदार और जनपद की टीम मौके पर पहुंचे और जाँच करने में जुटे। यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार जाँच कर पंचनामा तैयार कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है जब पंचायत सचिव और उप सरपंच द्वारा घटिया निर्माण कराया गया है तो कुछ ही दिनों में खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देकर अपने ही परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया गया, जो साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव ने सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया और साठ गांठ करके उसका पट्टा बनवाकर पक्का मकान खड़ा कर लिया। विषय पर भी अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की है। यहाँ उप सरपंच और सचिव के द्वारा इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी किया गया है कि जितने आवास आता है उसके परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है और बाकी जो मरे हुए आदमी का जो मर गया है 2 साल पहले उसके आवास उसके पत्नी के खाते में, सचिव के पत्नी के खाते में वो पैसा डाला गया है, आहरण किया गया है और वो पैसा का दुरुपयोग किया गया है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों के द्वारा ये कार्रवाई का मांग किया गया है उनके द्वारा हमारे पास आया गया, वो आए दुर्गा समिति के नाम से और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि हमको 1,51,000 रुपये दिया जाए पंचायत खाते से पैसा आहरण करके। तो मैंने उनसे कहा कि जो पंचायत का पैसा होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, न कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए होता है। ये SC/SC डाटा सूची में जो है ना उनका सभी का तीनों का नाम एक साथ था। जैसे मेरे भाई के नाम बताए वो अलग अलग रहते हैं सर, मेरे मझला भाई और बड़े भाई सब अलग अलग रहते हैं, आप देखे होंगे। और उनका SC/SC डाटा 2011 की सूची में रहा, जब आया तो उनको बाकायदा उनको दिया गया है सर और मिला है। उस समय सचिव जो है रामपाल थे और उन्होंने दिया जो पात्रता रखते थे। SDM साहब को जांच दी बिंदु दी गई 7 बिंदुओं पे, तो उस पर हमारी टेक्निकल टीम जो नियुक्त की गई SDM साहब के द्वारा, इसमें पंचायत से APO साहब और सब इंजीनियर हैं और मैं आया था। तो अभी मौके पे गाँववासी के साथ में ले जाके मौके पे जाँच की गई, उसका पंचनामा बनाया गया है और टेक्निकल के लिए पूरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इनसे। शाम तक जो दस्तावेज मिलेगा उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है सर। यहाँ भी अभी यानी कि जब कार्रवाई हो जाए तब अपन मानेंगे कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई की और जनता को क्या यानी कि उसमें यानी कि जनता के यानी कि शिकायत का क्या निराकरण निकला। अब यदि दोषी यदि हैं हम लोग, यदि जो मांग की है जनता जो मांग की है, जो यानी कि कार्य कराया गया उस चीज़ को यानी कि अपन वहाँ अधिकारियों को ले जाकर दिखाए हैं। यदि वो लीपापोती यदि करते हैं तो उसकी जवाबदारी पूर्णतः शासन प्रशासन के लोग ही रहेंगे। हमारे यहाँ जो एक राम जी मिश्रा हैं उनके पुत्र हैं, उनकी माता जी हैं, उनके नाम से 3 आवास आया है। यहाँ पे आवास का जो कार्य है पूर्णतः हुआ नहीं है और पैसा पूर्णतः आहरण हो चुका है। आवास वहाँ पे कुछ है नहीं, उनके यहाँ मिल है, 3-4 गाड़ियाँ हैं, ऐसे लोगों को आवास दिया जा रहा है। और सचिव जो है अपने घर पे 3 आवास बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक तान के रेडी हैं। हमें लग रहा था 3 आवास, हम जांच 3 की मांग किए थे लेकिन हुआ 4 है। यहाँ पे घर पे 4 आवास आए हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ DGP राजीव कृष्ण से मिले प्रशिक्षु IPS अफसर। आपको बता दें गुजरात कैडर से 6, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु IPS अफसरों को इसमें शामिल किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात कैडर से 6, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु IPS में शामिल हुए हैं। मणिपुर से 3, केरल से 2 प्रशिक्षु IPS अफसर शामिल किए गए हैं। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 1-1 अधिकारी यहां पर शामिल किया गया है। यूपी पुलिस देश के सबसे बड़ी पुलिस फोर्स DGP के अनुसार हाल में 60,000 से अधिक आरक्षियों की भर्ती की गई है। प्रशिक्षु IPS अफसरों को उज्जवल भविष्य की कामना। मणिपुर से 3, केरल से 2 प्रशिक्षु
IPS अफसर इसमें शामिल हुए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। DGP राजीव कृष्ण से मिले प्रशिक्षु IPS अफसर। आपको बता दें गुजरात कैडर से 6, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु IPS इसमें शामिल हुए हैं। मणिपुर से 3, केरल से 2 प्रशिक्षु IPS अफसर इसमें शामिल किए गए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से एक अधिकारी शामिल किया गया है। DGP के अनुसार यूपी पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। हाल में 60,000 से अधिक आरक्षियों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही प्रशिक्षु IPS अफसरों के उज्जवल भविष्य की यहां पर कामना की गई है। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 15 लाख पौधरोपण कराएगी योगी सरकार। आपको बता दें सेवा पर्व में योगी सरकार पौधरोपण का काम कराएगी। आपको बता दें योगी सरकार 17 सितंबर से अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पर्व दिवस। इसके साथ ही देश भर में लगाए जाएंगे लगभग 1.25 करोड़ पौधे। वही यूपी को मिला 15 लाख पौधरोपण का लक्ष्य। फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर MD विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ में आयोजित नव प्रेषित विद्यार्थियों की फ्रेशर पार्टी विधि आरंभ में बेबी समरा मिस फ्रेशर तथा एहतेशाम मिस्टर फ्रेशर चुने गए। फ्रेशर पार्टी में नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स के साथ जमकर धमाल मचाई। मेजर SDC विद्यालय विधि संकाय के सभागार में आयोजित फ्रेशर पार्टी के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह प्रतीक आदि शामिल रहे। तो सब चारों चीजों का समावेश है, ग्रहण करने का पीड़ा उठाए। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के शिवपुर पश्चिमी मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दीवार बनाने को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत घाटमपुर थाने ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और यह जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में के न्यूज़ चैनल द्वारा हादी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने ग्राहकों को पेट्रोल दिए जाने की खबर प्रसारित की गई थी। खबर चलने के बाद औरैया पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और साथ ही पुलिस ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए और संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। गौरतलब है कि जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। खबर जालौन से, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला के रख दिया। कोतवाली क्रोन क्षेत्र के ग्राम भदेवर में सुबह 4 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने
75 वर्षीय वृद्धा परमा देवी पत्नी बाबूराम की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है और आक्रोश भी लोगों में फैला हुआ है। आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को गजेंद्र सनफ रमेश निवासी ग्राम बदेवरा थाना कोच द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि एक महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर सिलबट्टे से वार करके हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली कोच पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट द्वारा गहनता से निरीक्षण कराया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के रखदूनीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पिटाई में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया ताकि और मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। राय ने इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब यह घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे और देश भर से भाजपा के नेता भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। आज यहाँ आया सियाराम उपाध्याय जी जो बेचारे आज इस पुलिस की मार से जो आज मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार में आया, उनके पिताजी से मिला। निहायत ही गरीब ब्राह्मण परिवार। उनके बड़े भाई से पूछा क्या करते हैं, बताया कि गुजरात में मैं ट्रक चलाता हूँ। तो सोचिए जो इतना गरीब परिवार अपने परिवार के जीवन यापन वो बेचारे गुजरात में ट्रक चला के कर रहे हैं। जौनपुर में इन दिनों कुछ इलाकों में महाकाल गैंग की बढ़ती गतिविधियों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गैंग क्षेत्र में दहशत फैलाने, मारपीट करने और लूटपाट जैसी खतरनाक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस अभियान के बाद गैंग के बाकी सदस्य और उसका मुखिया फिलहाल फरार है। पुलिस ने इन गैंगों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि पुलिस की इस सख्ती से इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी और आम जनता राहत महसूस करेगी। थाना अंतर्गत 17 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़कों का गैंग जो कि बाइक से आते हैं, 8-10 की संख्या में आते हैं, किसी को मारते पीटते चले जाते हैं। तो इस पर जब काम किया गया तो पता चला कि कुछ नए उम्र के लड़के ये आपस में गैंग बनाए हुए, जैसे महाकाल गैंग हो गया, टाइगर गैंग हो गया। तो फिर जब इन पे एसओजी सर्विलांस आदि की टीमों ने जब काम किया तो पता चला जनपद कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक का शव उसके गांव में उसकी ही प्रेमिका के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना जैसे ही युवक के परिवार वालों को लगी तो युवक के परिजन व पुलिस मौके पर जा पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक के परिवार वालों ने प्रेमिका और उसके परिवार वालों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। हमारे भैया के संग मरो मरा नीचे माता तीनों ने ताई पूतन ने बाबा चोरी ने हम क्या थे वहाँ पे, जो हमें पता है वो तीनों लोग अंडी मारे। घर से कैसे गया था, मतलब कोई बुला के ले गया था क्या? कोई बुला के ले गया। फोन करो बाने, फोन करो जनपद कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र के रहमतपुर माफी गांव में एक प्रेमी का शव उसकी प्रेमिका घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। वहीं प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका व प्रेमिका के परिजनों पर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद से प्रेमिका व प्रेमिका के परिजन घर में ताला लगाकर फरार हो गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वही घर है जहाँ पर प्रेमी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। तब से प्रेमिका के परिजन सभी फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर रही है और प्रेमिका व उसके परिजनों को तलाश कर रही है। कासगंज से केरी इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न थानों से 34 वांछित और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह अभियान जिले के 9 प्रमुख थानों सैनी, करारी पश्चिम, सरीरा, महेवा घाट,
सराय अकिल, चरवा, पिपरी, संदीपन घाट और कोखराज में चलाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था और भी बेहतर होगी। खबर मथुरा से, जहां गुरुकुल विश्वविद्यालय परिसर में बने राहत शिविर का दौरा करते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री ने शिविर में रह रहे लोगों को भोजन परोसा और स्वास्थ्य शिविर में तैनात डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। उन्होंने गुरुकुल राहत शिविर में करीब 1200 लोग शरण लिए हुए हैं, जिन्हें भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन किट और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुओं के लिए आपको बता दें, पशुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। भी यहाँ पे राहत के केंद्र बनाए हुए हैं, कैंप बनाए हुए हैं, शिविर बनाए हुए हैं। हम सभी सारी चीज़ों पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। आज भी हम सब लोग यहाँ पे एक राहत केंद्र में आए हैं, जहाँ पे लगभग 1200 लोगों को बाढ़ से जो लोग प्रभावित हो गए हैं उनको यहाँ पे राहत शिविर में रखा गया है और सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके साथ साथ जो इनके पशु भी थे उनको भी यहाँ पे राहत केंद्र में लेकर के आया गया है। मैं सभी लोगों से जानकारी की है, सभी लोगों को दिन में भोजन जो है पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध हो रहा है। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिशा अध्यक्ष राहुल गांधी की अनुमति लिए बिना सवाल उठाया, जिससे सवाल जवाब की स्थिति बनी। केएल शर्मा ने कहा है कि जैसे सदन में स्पीकर की अनुमति के बिना कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता, वैसे ही दिशा बैठक में अध्यक्ष की कोई अनुमति जरूरी नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार में कुछ मंत्री नियमों का पालन नहीं करते और सदन की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखते। सांसद शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी में बाहर से आए लोगों का ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जो पार्टी की मूल परंपराओं से भटकाव का संकेत है। ऐसा की बात थी कि राहुल जी चेयरपर्सन होते हैं दिशा की मीटिंग में, तो कोई बाकी हम सब सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है। मैं जैसे को चेयरमैन होता हूँ, तो उसके अंदर कोई भी सदस्य को अगर कोई प्रश्न करना है अधिकारी से, सीधा बात नहीं आप कर सकते विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयर। तो उसको ये कहना चाहिए था कि अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ। तो राहुल जी ने उससे ही कहा कि आप सीधा बात नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को बताइए, मैं अलाउ करूँगा आपको। मैनपुर में दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। न्याय की मांग को लेकर कश्यप समाज के अध्यक्ष और सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता के परिजनों ने कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित तिकोनिया पार्क में चल रहा है। कश्यप समाज के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है, यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वह एसपी कार्यालय में ताला डाल देंगे। हम यहाँ अपनी दीदी को आए हैं। मेरी दीदी के साथ रेप हुआ था 5 तारीख को 12:30 बजे अगस्त की ये घटना है। और मेरी दीदी के साथ रेप हुआ प्रशांत पांडे, निरशांत पांडे, जो कि हमारे गांव में रहते हैं। और मेरे घर पे उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए छपरा जिला गई थी। मेरी मम्मी भी उस टाइम पे नहीं थी, बड़ी दीदी के यहाँ सिमई चून देने के लिए गई थी। मेरी दीदी उस टाइम पे घर पे अकेली थी। उन दोनों ने दीदी के साथ बलात्कार किया और दीदी की आवाज़ पड़ोस में गई तो दीदी को बचाया। और उस टाइम पे मतलब एक भाग गया था, एक पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसे घर में एक कमरे में बंद कर दिया। ब्राह्मणों के कुछ असला और बंदूकें लेके मतलब लाठीबाजी लेके आए। घर से बोला छोड़ो तो छोड़ो, नहीं तो मार के उसे ले जाएंगे यहाँ से। उसका बाप भी आया। मेरे घर पे रात में कोई नहीं था, तभी रात की घटना है। गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई। एक मौजूद किया गया, उसे बोल दिया गया था कि मतलब अगर खुले घूमेगा तो इनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए वो खुद हाजिर हुआ जाके। अभी 2 ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे। 112 नंबर जब रात में ये सब हुआ तो प्रधान आया था हमारे गांव का और 112 नंबर की पुलिस, जो हमारे पड़ोसी लोग थे, उन्होंने 12 नंबर में उस लड़के को दे दिया था, सौंप दिया।
अब प्रधान ने छुड़वाया विधायक के कहने पे या कुछ भी हुआ हो, उन लोगों ने छोड़ा क्यों 112 नंबर की पुलिस पे देके? क्या पुलिस का ये काम नहीं था लड़की के बयान लिए जाए, लड़के का टेस्ट हो या कुछ भी, वहाँ पे जांच नहीं हो सकती थी क्या उसी रात में? और वो लड़के को लेके छोड़ दिया, और ये मेरी जब उसे छोड़ दिया तो उसने, उसके बाप ने और प्रशांत पांडे, निशांत पांडे, तीनों ने आके मेरी दीदी को फांसी के फंदे पे लटका दिया। हम न्याय चाहते हैं उन तीनों को। 1 महीना 5 दिन हो जा रहे हैं आज, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ चौथी बार ज्ञापन देने आए, आज ज्ञापन नहीं देंगे, आज यहाँ ज्ञापन नहीं देंगे। उन तीनों का एनकाउंटर चाहिए, उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। यही योगी की सरकार में होता है। के बाद उसने आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। देखिए, उसके बाद परिजन यहाँ धरने पर सुबह से बैठे हैं तिकोनिया पार्क। देखिए, इसमें तत्काल ही जो वादी पक्ष हैं, शिकायत करता है, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वीडियोग्राफी पैनल से उसकी पोस्टमार्टम कराई गई है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही है। स्वयं एसपी सिटी इसको मॉनिटर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे परिजनों से बात हुई है, अभी वो संतुष्ट हैं और जो तथ्य है उससे उनको अवगत कराया गया। उनकी एक मांग है कि निष्पक्ष विवेचना हो और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस पर हम कार्रवाई कर ही रहे हैं और विवेचना को एकदम कुशल और निकट पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। दूसरा ये था कि वो सुरक्षा को लेकर ये थे, तो हमने बताया कि वहाँ जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मतलब वहाँ, तब तक हमने वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा दी है। और सबसे अच्छी बात है, लोगों ने सहयोग दिया, हमारी बात को सुना उन्होंने और हम पर भरोसा दे देता है। हमने भी उससे वादा किया है कि विवेचनात्मक जो कार्रवाई है इस एफआईआर की, वो निष्पक्ष होगी, तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक होगी और आपकी जितने भी बातें हैं हम सब बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं पुनः जितने भी जो वादी हैं हमारे, जो उनसे बात हुई है वो संतुष्ट हैं और आगे उनसे बात होते रहती है। और फिलहाल अभी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई है, जिसको हम संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई ट्रांसफर की जा रही है। धरने के दौरान परिवार और पुलिस के बीच में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जब हमने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन देने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी जो है बहन को इंसाफ नहीं मिला। और खालसा हर बहन के लिए खड़ा रहता है, वो चाहे किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हो। खालसा का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने इस देश की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा करी और हम अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हैं। गाजीपुर के नोनहरा थाने में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में तूल पकड़ी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। 9 सितंबर की रात लगभग 1 बजे नोनहरा थाने में धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस बर्बरतापूर्ण पुलिस की कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुए सियाराम उपाध्याय की 11 सितंबर को मौत हो गई थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।